ओके, तो आज हमारा जो है चैप्टर 6 है सिविक्स का, इट इज अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी अभी जस्टिस सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें हमने कहा कि जस्टिस सिस्टम के दो पहलू हैं, एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। दूसरा होता है तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है, क्रिमिनल के बारे में और सिविल के बारे में हमने डिफरेंस भी पढ़ी है कि मतलब क्रिमिनल हम किसको कहते हैं और सिविल हम किसको कहते हैं। क्रिमिनल में आपको पता है जब कोई ऑफेंस ऐसा हो, कोई मसला ऐसा हो कि कोई शख्स अगर कानून तोड़े और उसको समझा जाए कि ये सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, ये सोसाइटी के खिलाफ क्राइम है, तो हम उसको क्रिमिनल जस्टिस में लेते हैं, हम उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लेते हैं उसको। तो आज हम देखेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा क्या है, किस तरह से क्रिमिनल जो भी केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाता है इंडिया में। सो अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया हैज 4 सब सिस्टम्स। इसमें आप याद रखिए, जब हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 4 सब सिस्टम है, यानी इस सिस्टम के अंदर 4 तरीके हैं, 4 चीजें हैं। कितनी चीजें? 4 चीजें। पहली चीज क्या है? द लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट। पहला है पार्लियामेंट में कानून बनाए जाते हैं, वो आपको पता है लेजिस्लेचर में क्या होता है, वहां कानून बनाए जाते हैं। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पहला जो सब सिस्टम है उसमें पहले कानून बनाए जाते हैं, उसी कानून के अकॉर्डिंग फिर आगे कार्रवाई होती है। वो किस तरह से होती है, बाकी जो सिस्टम्स हैं उसमें काम करते हैं। उसके बाद आता है एनफोर्समेंट और द पुलिस। उसके बाद आती है उस कानून के अकॉर्डिंग अगर कहीं पर हमें पता चले कि किसी ने इस कानून को वायलेट किया है, तो वहां पर फिर पुलिस आ जाती है। तो फिर एनफोर्समेंट एजेंसी उसके लिए पुलिस है। कौन है? पुलिस है। उसके बाद एजुकेशन और द कोर्ट्स एंड करेक्शंस और प्रिजनर्स एंड कम्युनिटी फैसिलिटीज। उसके बाद आती है एजुकेशन, यानी अब इस कानून को क्या वाकई तोड़ा गया है और किसने तोड़ा है, इस चीज को क्लियर करने के लिए हमारे पास कोर्ट सिस्टम है। तो कितने आ गए? 3। और फिर हमारे पास जब हमारे पास कोई शख्स कन्विक्ट होके आता है, जब उस पर जुर्म साबित होता है, तो फिर हम उसको करेक्शन सेंटर्स में लेते हैं, या जिनको हम प्रिजनर्स भी कहते हैं, या थे जेल वनंची, जिसको हम जेल खाने बोलते हैं। तो आगे ये 4 सिस्टम, यानी पहले कानून बनता है, फिर कानून नाफिज करने वाली एजेंसी पुलिस होता है, फिर कानून के मुताबिक फैसला करने वाली एजेंसी जिसको हम कोर्ट कहते हैं, और फिर आता है चौथा जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम जेल बोलते हैं, जहां पर फिर सजा भुगती जाती है। कहा है समझ? तो ये हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 4 वो सब सिस्टम्स हैं। उसके बाद द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज क्रूशियल व्हेन वी सी समवन वायलेटिंग द लॉ। जब हम देखते हैं कि कानून को तोड़ने वाले के हिसाब से, अगर हम देखेंगे कानून तोड़ने वाले बहुत सारे लोग जो सोसाइटी में आमतौर पर होते हैं, ऐसे अशखास होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हर एक सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो कानून को तोड़ते हैं। लिहाजा उस जगह पर हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है काफी अहम हो जाता है, क्योंकि एक सोसाइटी को चलाने के लिए अमन अमा को कायम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो when we see someone violating the law, we immediately think of informing the police। और आमतौर पर हम जब इसके बारे में सोचते हैं कि किसी ने कानून तोड़ा है, तो हम सबसे पहले किसके पास जाते हैं? पुलिस के पास जाते हैं। कहीं पर भी आपने देखा होगा कि जब भी कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा होता है और वहां पर अगर कोई खुदा न खास्ता जख्मी हो जाए, तो हम फौरन किसके पास जाते हैं? तो वी थिंक ऑफ पुलिस। किसी भी चीज से पहले हम पुलिस के बारे में सोचते हैं। बिकॉज ऑफ द रोल प्लेड बाय द पुलिस इन अरेस्टिंग पर्सन्स, वी ऑफ्टन गेट कंफ्यूज्ड एंड थिंक दैट इट इज पुलिस हु डिसाइड वेदर ए पर्सन इज गिल्टी और नॉट। आमतौर पर हम ये कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि अगर कहीं पर किसी ने कानून तोड़ा है, कहीं पर किसी शख्स को हमें अरेस्ट कराना है, तो हम कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये पुलिस ही है जो क्रिमिनल जस्टिस के साथ डील करता है। लेकिन हमने पहले ही पढ़ा कि क्रिमिनल जस्टिस में पुलिस का अपना रोल है, लेकिन सारा सिस्टम उनके अंडर नहीं है। इसके लिए 4 सब सिस्टम्स है जिनके बारे में हमने बात की। दिस हाउएवर इज फार फ्रॉम ट्रू। ये सही नहीं है कि हम सीधे पुलिस के बारे में सोचना शुरू कर दें। After a person is arrested, it is court of law that decides whether the accused person is guilty or not। असल में जब किसी शख्स को अरेस्ट पुलिस करती है, पुलिस का काम होता है कि जो भी मुश्तबे शख्स होता है, जिसके ऊपर इल्जाम, जिसको हम मुल्जिम कहते हैं, मुल्जिम का हरगिज मतलब नहीं है ये मुजरिम है। मुल्जिम का मतलब होता है कि इस पर इल्जाम है कि इसने ये किया। अब ये कौन तय करेगा कि इसने किया या नहीं किया? वो कोर्ट होता है। कौन होता है? कोर्ट। तो हम उसको कोर्ट में फिर ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी इंडिविजुअल चार्ज्ड ऑफ ए क्राइम हैज टू बी गिवन ए फेयर ट्रायल और गो थ्रू ए प्रोसेस बाय व्हिच फैक्ट्स रिगार्डिंग द चार्जेस आर एसर्टेन्ड।
असल में जब भी किसी शख्स को अरेस्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद यह तय करना कोर्ट के प्रोसीजर, उसको ट्रायल बोलते हैं, फेयर ट्रायल बोलते हैं उसको, यानी उसको आजादाना तरीके से उस पर केस चलाया जाता है, जिसको हम आम उर्फ आम में कहते हैं कि एमिस केस करना। फिर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाती है उसको, फिर कानून ये एस्टैब्लिश करता है, कोर्ट एस्टैब्लिश करता है कि वाकई उसने ये जुर्म किया भी है या सिर्फ उस पर इल्जाम है। अगर इल्जाम है तो बरी किया जाता है, अगर उस पर इल्जाम साबित हो गया तो मुजरिम कहलाता है, तो उसको कन्विक्ट किया जाता है। बात समझ रहे हैं मेरी? सो देयर आर 4 की प्लेयर्स: द पुलिस, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, the defense lawyer and the judge to carry out different roles regarding investigation and a fair trial। ये fair trial कौन कराता है? इस पर जो कानून जो है, कानून की जो अमलदारी होती है वो किस तरह से होती है, उसमें से 4 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। कितने लोग? 4 या 4 एजेंसीज उसमें होती है। पहली एजेंसी को हम पुलिस कहते हैं, जैसा आपको पता है, पहला इसमें पुलिस आता है, और उसके बाद आता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पब्लिक इंटरेस्ट को देता है, जो इस क्राइम को साबित करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो उस पर चार्जेस लगाता है और उसको साबित करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है डिफेंस लॉयर, जिस शख्स पर इल्जाम आयद हुआ है उसको भी हक है कि वो अपनी तरफ से एक कानूनदान जो है, जिसको हम वकील कहते हैं, अपना वकील, जिसको डिफेंस लॉयर कहते हैं, क्या इस्तेमाल बनन, तो वो अपना दिफा करने के लिए उसके पास डिफेंस लॉयर होता है। और फिर सारा काम जो होता है ये जज के सामने कोर्ट में होता है और फिर जज फैसला करता है। तो इस तरह से किसी शख्स को हम मुजरिम करार देते हैं या उसको फिर हम बेकसूर करार देते हैं। तो ये एक प्रोसीजर के तहत होता है और इस प्रोसीजर को हम कहते हैं फेयर ट्रायल। क्या कहते हैं इसको? व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम? आमतौर पर हम क्रिमिनल्स के साथ पुलिस को हम इसको हम देखते हैं कि दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यानी जो ही हम मुजरिम के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग पुलिस की तरफ चला जाता है। अशी एकदम इवन दिमाग इसमें क्या? पुलिस से। तो पुलिस का रोल क्या होता है इसमें? द फंक्शन ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। पुलिस का काम, बुनियादी काम यह होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करे कि वाकई जहां कहीं पर भी कानून तोड़ा गया है और किसी जगह पर अगर कोई क्राइम, कोई हादसा हुआ है, किसी शख्स ने कोई जुर्म किया है, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्ट्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम होता है। दिस इंक्लूड्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। सबसे पहले होती है FIR। FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। वेरी गुड, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी इस क्राइम के बारे में पहली जो बात होती है वो पुलिस दर्ज करती है कि सबसे पहले जब उनके पास बात पहुंचती है तो उनका काम होता है कि इस बात को वो रिकॉर्ड करे और किस तरह से एक जुर्म हुआ है उसके बारे में जितने भी मालूमात उनके पास होते हैं वो दर्ज किए जाते हैं। उसको हम कहते हैं FIR। उसको हम कहते हैं अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। और उसके बाद होता है कि मुख्तलिफ शहादतें जमा की जाती हैं कि कौन सा शख्स जो है कहीं पर कोई जुर्म हुआ है तो अब ये जुर्म जो है ये बिल्कुल दिखता है और अब इसके इस जुर्म को देखते हुए बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, तो उन लोगों से पूछगिछ की जाती है और उनकी शहादतें जमा की जाती है, जिसको हम विटनेस कहते हैं। तो ये काम होता है पुलिस का। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस, फिर उनसे बयानात लिए जाते हैं। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द केस, फिर अपनी तरफ से फिर राय मुरत्तब करता है पुलिस, क्या हम क्या समझते हैं इस क्राइम के बारे में, वो अपनी राय देते हैं। एंड टू फाइल ए चार्जशीट इन द कोर्ट, और फिर कानून के ऐन मुताबिक जो उनको लगता है कि इस शख्स को किस किस कानून के किस किस आर्टिकल के तहत इसको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो अपनी ओपिनियन में वो लिख देते हैं। यह नहीं है कि किसी को चार्ज किया गया है किसी ऑफेंस के अंडर तो वो हो गया कन्विक्ट, नहीं। अब यह काम है किसका? कोर्ट का। पुलिस का काम खत्म। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, चार्जशीट बनाया, FIR दर्ज की, गवाहों को सुन लिया और उसके बाद फाइल जो है कहां पहुंच जाती है? कोर्ट में पहुंच जाती है। इफ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ सम पर्सन, देन दे कैन मेक एन अरेस्ट। इसके अलावा एक और काम वो कर सकते हैं, अगर उनको लगता है कि जो केस उन्होंने हाथ में लिया है
उस केस के जितने भी प्रोसीजर्स उन्होंने किए हैं, गवाहों को सुन लिया है, बहुत सारी चीजों को देख लिया है, और इसके अलावा भी उन्होंने अपनी तरफ से इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, और उनको लगा कि कोई शख्स जो है इसकी तरफ इशारा हो रहा है कि यह जुर्म इसने किया है, तो फिर वो उसको अरेस्ट कर सकती है। या डायरेक्टली अगर किसी के ऊपर इल्जाम आयद किया गया है कि इसने यह किया है, तो उसको फिर अरेस्ट किया जाता है। However, the police have to follow guidelines laid down by the Supreme Court at the time of arrest, detention and interrogation. और पुलिस सिर्फ अरेस्ट ही नहीं करती है, बल्कि वो जेल में रखते हैं, जिसको हम डिटेंशन बोलते हैं। वो जेल के अंदर उसको रखते हैं चंद दिन के लिए, और उसके अलावा उसके साथ पूछगछ की जाती है, जिसको हम इंट्रोगेशन कहते हैं। तो ये तीन काम अगर वो करेंगे तो उनको भी कानून के मुताबिक उनकी गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है कि अगर किसी शख्स को अरेस्ट करना है उसके लिए क्या करना, वो आगे चलकर हम पढ़ेंगे। और दूसरी बात, अगर उसको कोर्ट से पहले, जजमेंट आने से पहले अगर उसको कस्टडी में रखना है, कितनी देर तक रखना है, किस तरह से रखना है, इसके बारे में भी कानून है। और उसके साथ सवाल जवाब कैसे पुलिस करेगा, उसके बारे में भी कानून है। यानी ये नहीं है कि किसी को पकड़ ले गई पुलिस और आप जो उसकी मर्जी है वो करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर और बीट और शूट एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन जारी हो, जब पुलिस इस बात की तहकीक कर रही हो कि किसने जुर्म किया, उस वक्त अगर किसी शख्स को पकड़ ले गई पुलिस, तो पुलिस उस वक्त किसी पर टॉर्चर नहीं कर सकती है, किसी के साथ ज्यादती नहीं की जा सकती है, उसको मारा पीटा नहीं जा सकता है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को शूट किया जा सकता है, यानी किसी को गोली से नहीं मारा जा सकता है। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन एनी पर्सन। किसी तरह की सजा पुलिस खुद से दे नहीं सकती है। सजा देने का हक किसको होता है? कोर्ट को होता है। राइट्स ऑफ द अरेस्टेड पर्सन। अब मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया गया, अब उसके हुकूक क्या है, यानी जब उसको अरेस्ट किया जाता उस वक्त भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें हक दिया है, हालांकि कांगो अरेस्ट, मगर हम साथ कानून डिफेंड करन कुछ हुकूक उसके, जैसे आप फंडामेंटल राइट सबके होते हैं, इसी तरह इसके भी कुछ हुकूक होते हैं। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आईन पहले से ही हम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टार्ट किया है, उसके बाद सारी बातें इसी से रिलेटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 22 है उसमें क्रिमिनल लॉ के अंडर हमें कुछ गारंटीज दी जाती है। अगर पुलिस अरेस्ट कर ले किसी भी आदमी को, फिर उसको क्या देता है? लॉ गारंटीज टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। उसके फंडामेंटल राइट्स, किसके फंडामेंटल राइट्स? अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स, जिसको क्या किया जाए? जिसको अरेस्ट किया जाए। ये मैं ज्यादा आपको बोल रहा हूं क्योंकि कल जाके आप पुलिस ऑफिसर बनेगी तो फिर इसी तरह से काम करना है। वहां ऐसे नहीं है कि मतलब आदम कहेंगे जो भी मर्जी है वो कर ले, नहीं, मनमानी नहीं करनी होती है, अकॉर्डिंग टू लॉ जो प्रोसीजर है वो करना होता है। और आम तौर पर जो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है उनको ये सारा कानून पता होता है और इसी के अकॉर्डिंग वो अपनी कार्रवाई करते हैं। उस इन फंडामेंटल राइट्स में पहला कौन सा है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। पहला राइट उसका ये है, जिस बात के लिए उसको पकड़ा जाता है। आपने सुना होगा, अगर किसी को पकड़ा जा रहा है तो आपने उसको सुना होगा, पुलिस से वो बहस करता है कि भाई मुझे बताइए ना, मुझे क्यों अरेस्ट किया जाता है। तो ये पहला हक है, ये जानना कि क्यों अरेस्ट किया जाता है, ऑफेंस क्या है, मेरा जुर्म क्या है। आपके जुर्म के तहत, जुर्म साबित नहीं है, इल्जाम है कि इसने ये जुर्म किया, तो वो जुर्म आपको बताना है कि किस जुर्म के तहत आपको अरेस्ट किया जाता है। नंबर 2, द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अब अगर पुलिस पकड़ के ले गई, पुलिस 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। अगर उनको रखना है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में पेश करना है, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है। कितनी हो गई? 2 बातें। तीसरी बात, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब अगर किसी शख्स को वो डर गया या किसी तरह से किसी पुलिस अफसर ने उसको धमकाया, तो फिर उसने मजबूरी में कन्फेशन किया कि ये जुर्म मैंने ही किया, कोर्ट ये नहीं मानेगा। कोर्ट में जब तक वो खुद कन्फेशन नहीं करेगा,
पुलिस का कन्फेशन, पुलिस की कस्टडी में कन्फेशन जो है कानून के सामने कोई वैल्यू नहीं रखता है। यानी अगर पुलिस ब्रोट कर मोन तवा यह जुर्म कोर मे कोर्टस मज गो मुनहरिफ कोर्टस मज वन मे नसा कोर यह कह मे सत ज्यादती पुलिसन मे बी इन सर्टन केसेस। तो वैसे भी हमें भरोसा रखना चाहिए पुलिस पर कि वो गलत नहीं करते हैं। बात समझ रहे हैं? ये हमारा मतलब उनके बारे में उनके तई ये हमारा एक तरीका होना चाहिए कि हमें कभी भी पुलिस पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर ऐसा हुआ है, किसी को लगा है कि पुलिस कस्टडी में इसके साथ ज्यादती हुई है, अब उसको बाई फोर्स उससे तस्लीम करवाया गया है कि उसी ने ये ऑफेंस किया है, जब तक वो जज के सामने इस बात का इकरार ना करे तब तक इस बात को माना नहीं जाएगा। हो गए 3, कितने हो गए? चौथा नहीं, ये 4 हो गए। तीसरा है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी। तीसरा असल में मैं भूल गया, चौथा मैंने आपको बताया। तीसरा असल में यह है कि तीसरा यह है कि किसी भी शख्स को जेल के अंदर टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, उसको मारा पीटा नहीं जा सकता है। और चौथा आपने देखा कि अगर वो अब टॉर्चर की वजह से कन्फेशन करे तो कन्फेशन उसका वैलिड नहीं है जब तक वो कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने इस बात की तस्दीक ना करे कि ये ऑफेंस उसी ने किया है। फिर नंबर 5, A boy under 15 years of age and women cannot be called to the police station only for questioning. अब अगर यही जुर्म जिसके बारे में पुलिस किसी शख्स को ढूंढ रही है, ये 15 साल से कम उम्र के बच्चे ने किया है या किसी औरत के बारे में यह कहा जा रहा है, तो पुलिस उसको अपनी कस्टडी में पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती है, सिर्फ इस बात के लिए कि उसको वहां क्वेश्चनिंग की जाए, उससे सवाल जवाब किया जाए। अगर उसे पूछना है तो उसके लिए प्रोसीजर यह है कि औरतों का टीम आए और वो इन्वेस्टिगेशन उसके घर पर करें। उसको कानून की हिफाजत मिली हुई, ये फंडामेंटल राइट है हर औरत का, और जितने भी नाबालिग बच्चे हैं जो 15 साल से कम उम्र के, उनको कहां नहीं ले जाया जा सकता है, उनको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है। उसके बाद आता है पुलिसिंग प्रोसीजर एंड इन्वेस्टिगेटिंग रिक्वायर्ड। अब हमने पढ़ा पुलिस के बारे में, अब उनका प्रोसीजर क्या है, वो किस तरह से इसमें कार्रवाई करेंगे। कहीं पर उनको सबसे पहले हम पुलिस के बारे में ही सोचते हैं, अब उनके इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो किस अंदाज से करेंगे, तो ये हमें देखना है। अकॉर्डिंग टू डी के बासु गाइडलाइन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। पुलिस 3 काम करती है, अरेस्ट करती है, किसी भी मुजरिम को क्या करती है, अरेस्ट करती है। दूसरा, फिर वहां डिटेन किया जाता है, अरेस्ट करने के बाद उसको बंद रखा जाता है, उसको डिटेंशन बोलते हैं। उसके बाद इंट्रोगेशन होती है, वहां उसे सवाल जवाब किया जाता है, उसको इंट्रोगेशन कहते हैं। तो इसके लिए गाइडलाइंस जो बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये डी के बासु गाइडलाइंस कहते हैं। इसके बारे में तफसील से बात हुई है। तो ये डी के बासु ने क्या गाइडलाइंस, उसमें कौन कौन से प्रोसीजर्स है, तो ये सारी बातें जो है इनको हम देखने की कोशिश करेंगे। पहला ये प्रोसीजर है, द पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंट्रोगेशन शुड वेयर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डिजिग्नेशंस। जो भी पुलिस वाला किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करता हो, वो बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर वर्दी में हो, उसके इस पर आपने देखा होगा यहां पर नेम प्लेट होता है, बैज लगे हुए होते हैं कि ये किस लेवल का ऑफिसर है, कहां से आया, ये क्लियर पता होना चाहिए। ये नहीं कि कोई ऐसी एम्बिग्यूअस सिचुएशन में आ गया और सिविल यूनिफॉर्म के बगैर सिविल में आ गए और किसी को पकड़ के ले गया, ऐसा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि पहली बात, यानी ये प्रोसीजर है पुलिस के लिए। दूसरी बात, ए मेमो ऑफ अरेस्ट should be prepared at the time of arrest and should include the time and date of the arrest. मेमो ऑफ अरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है कि किस शख्स को अरेस्ट किया जाता है, किस जुर्म के तहत अरेस्ट किया जाता है, उस पर तारीख डाली हुई होती है। क्योंकि आपको पता है फंडामेंटल राइट्स जो एक अरेस्टेड पर्सन के हैं, उसमें लिखा है कि 24 घंटे से ज्यादा आप इसको जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर रखना है तो पहले मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लाना है। समझ रही है मेरी बात? तो यहां पर वो कौन तय करेगा? तो जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो वहां जो मेमो बनेगा, उस मेमो में डेट लिखा होगा, टाइम लिखा होगा कि कब इसको अरेस्ट किया गया। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेंबर ऑफ द पर्सन अरेस्टेड।
और इस मेमो पर दस्तखत होने चाहिए कम से कम घर के एक शख्स के जो इसका रिलेटिव हो, जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, वो लिख के दे, हां आपने इसको पकड़ के ले गए हैं आप इसको। द अरेस्ट मेमो शुड बी काउंटरसाइन्ड बाय द पर्सन अरेस्टेड। अब इतना ही नहीं है, बल्कि जो है मेमो इन्होंने बनाया है कि अरेस्ट हो गया, इसके लिए मेमो बना है और विटनेस ने दस्तखत भी किया है, जो शख्स अब अरेस्ट हो रहा है उसके भी दस्तखत चाहिए कि वो मान ले कि मुझे अरेस्ट किया गया है। ये हो गई पहली गाइडलाइन। तो ये हो गई दूसरी गाइडलाइन। तीसरी, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और बीइंग इंट्रोगेटेड हैज अ राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर। जिस शख्स को अरेस्ट किया जाता है वो उस वक्त किसी भी अपने रिलेटिव को या अपने दोस्त को या उसका अच्छा चाहने वाला वेल विशर जो उसका हो, उसको इन्फॉर्म करने का हक रखता है कि मुझे अरेस्ट किया गया है। उसको यह हक दिया जाता है कि वो किसी को फोन करके बताए या किसी को, यानी यथस कशित पे वन शेष सोज कि हे शोट हसाव अरेस्ट करना, तो ये उसका हक है। तीसरा, चौथा, when a friend or relative lives outside the district, the time, place or arrest and venue of custody must be notified by police within 8 to 12 hours after arrest। आप किसी शख्स का दोस्त जो है, इसको मान लीजिए कोई जे&के का शख्स जो है, ये केरला गया है, यहां से काफी दूर है और केरला में वो अरेस्ट हो गया किसी ऑफेंस में। अब वो घर वालों को कैसे करेगा? हो सकता है उसका फोन वगैरह जो है नहीं है उसके पास। अब ये काम पुलिस का है कि 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसके घर वालों को, जिस शख्स को वो कहे कि फलानी शख्स को इन्फॉर्म किया जाए, ये पुलिस का काम होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये पुलिसिंग गाइडलाइंस है। ये हो गई 4 गाइडलाइंस जिनको हम डीके बासु गाइडलाइंस भी कहते हैं। उसके बाद, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पुलिस का हमने रोल पढ़ा और अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट्स भी पढ़े। अब हमें यह देखना है व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम क्या होता है? वहां हमने देखा डिफेंस लॉयर से पहले हमने देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसका काम क्या होता है? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट्स ऑफ द स्टेट इन द कोर्ट। उसका काम होता है वो स्टेट को डिफेंस करे। हमने पढ़ा है कि क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल केस जो है, ये स्टेट और पब्लिक के मुखालिफ जुर्म समझा जाता है। यानी ऐसा आओ, ये पब्लिक के खिलाफ किया गया है। किसी का मर्डर हुआ है, इसका यह मतलब नहीं ये किसी खास फैमिली के साथ हुआ है। इसका मतलब है कि ये शख्स अगर इसने आज इसके साथ किया है, अगर इसको सजा नहीं होगी कल दूसरे के साथ भी करेगा। तो इसी वजह से इसको क्रिमिनल केस हम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो वहां पर डिफेंस लॉयर के मुखालिफ जो लॉयर होता है, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसीलिए कहा जाता है कि वो एक आम केस की सुनवाई नहीं करता है, बल्कि यह केस पब्लिक के खिलाफ समझा जाता है, स्टेट के खिलाफ। तो वहां स्टेट को वो डिफेंड करता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हिज रोल बिगिन्स वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम उस वक्त शुरू होता है जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है पुलिस, चार्जशीट फाइल किया जाता है और कोर्ट में क्रिमिनल को लाया जाता है। The prosecutor acts impartially and presents the material facts, witness and evidence before the court to enable the court to decide the case। अब इसका काम क्या है? इसका काम यह है कि वो सारे के सारे जितने भी फैक्ट्स होते हैं इस केस के रिगार्डिंग, वो सच्चाई पर मबनी सारे की सारी चीजें जो है वो कोर्ट के सामने रखता है, गवाहों को पेश करता है, और उसके बाद जो है कानून इस काबिल हो जाता है, जज इस काबिल होता है कि वो केस का फैसला करे। ये होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम। व्हाट इज द रोल ऑफ जज? अब जज का क्या काम है? द जज कंडक्ट्स द ट्रायल इंपार्शियली इन एन ओपन कोर्ट। जज का काम होता है कि वो बिल्कुल एक खुली अदालत में इस केस को सुनता है। वहां पर लोग होते हैं बैठे हुए, तो उनके सामने ये ट्रायल होती है, उसको ओपन कोर्ट कहते हैं। The judge hears all the witnesses and evidences presented by the prosecution and defenses and decides in accordance with the law only on the basis of the evidence। वो दोनों अतराफ को सुनता है, जिसने केस किया है उसको भी, उसकी गवाहियां भी सुनता है, जिसके खिलाफ हुआ है उसके डिफेंस लॉयर की दलील भी सुनता है, उसके बयान को भी सुनता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी सुनता है, पुलिस के बयान को भी सुनता है, सबके सामने वो ये सुनता है। और सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई, या जिसको हम कहते हैं कि अपना जो फैसला सुनाता है, वो शहादतों की बुनियाद पर होता है। वो फिर मामलात को तय करता है एविडेंस की बुनियाद पर।
इफ द एक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अब जिस शख्स पर इल्जाम है अगर उसको सजा हो गई, देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, फिर वो सेंटेंस को लिखता है, सजा को लिखता है। सेंटेंस का मतलब यहां पर क्या है? सजा। उस पर सजा बोली जाती है। ही मे सेंड द पर्सन टू जेल और इंपोज ए फाइन और बोथ। फिर वो क्या करता है? सजा क्या हो सकती है? या तो फाइन हो सकती है, उस पर जुर्माना आयद हो सकता है, या फिर उसको जेल हो सकती है, या दोनों हो सकते हैं। किसी ऑफेंस में दोनों हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द लॉ प्रिस्क्राइब्स। अब ये वो खुद से तय नहीं करता है, ये भी कानून में लिखा है कि अगर इस पर यह केस साबित हो जाए तो इसके लिए क्या कानून है, इसके लिए सजा क्या है, कानून ने क्या सजा रखी है। अब यहां पर हमने देखा कि ओपन कोर्ट में फेयर ट्रायल का हमने बार बार सुना। ये फेयर ट्रायल क्या होती है? व्हाट इज अ फेयर ट्रायल? हम किसको कहते हैं फेयर ट्रायल? ए फेयर ट्रायल इज दैट द ट्रायल इज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट। फेयर ट्रायल का मतलब यह है आजादाना तरीके से ओपन कोर्ट में, बिल्कुल ओपन अदालत में केस को सुना जाए, एंड द कोर्ट हियरिंग्स आर अटेंडेड बाय द पब्लिक इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूजर। पब्लिक के सामने ये सारा हो जाए और जो जिस पर इल्जाम है उस पर जो भी केस चलाना है वो पब्लिक के सामने हो। किसके सामने? The accused is defended by a lawyer who is given an opportunity to cross-examine all the prosecution's witnesses and to present witness in defense। और दूसरी बात, एक तो कोर्ट जो है ओपनली सबके सामने की जाए, पब्लिक के सामने हो सारी कार्रवाई। दूसरा, जिस पर इल्जाम आयद है उसको एक वकील करने का हक है कि वो अपना डिफेंस करे, वो अपने ऊपर आयद किए गए इल्जामात का दिफा करे, इसके लिए उसको डिफेंस लॉयर दिया जाता है। तो इसको हम फेयर ट्रायल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये हो गए, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए और इसकी एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम अगली दफा करेंगे। थैंक्स।